हेलो एवरीवन, वेलकम टू द माय नेक्स्ट क्लास। ओके, सो अभी जो नेक्स्ट क्लास चलने वाला है उसमें हम लोग बात करेंगे, कंटिन्यू करेंगे अपने कंपाइलेशन स्टेज को। जैसे लास्ट क्लास में हमने बात कर लिया था कंपाइलर के बारे में कि कंपाइलर में कितने सारे स्टेजेस होते हैं और फिर लास्ट में हमें क्या फाइल मिलता है, तो वहाँ से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। सो लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे कि कंपाइलर जो होता है वो हमें आउटपुट में क्या देता है, .s फाइल देता है। .s मीन्स व्हाट, ये आपका होता है असेंबली फाइल। अब ध्यान से समझने वाला बात जो होता है वो ये है कि ये असेंबली फाइल जो बनता है वो डिपेंड करता है हमारा आर्किटेक्चर पे, कि हमारा जो सिस्टम है वो किस आर्किटेक्चर पे है। सपोज़ हमारा अगर हमारा जो सिस्टम है जिस पर हम कंपाइल कर रहे हैं कोड, अगर उसका आर्किटेक्चर आर्म का है सो असेंबली फाइल जो बनेगा वो आर्म के लिए बनेगा। अगर वो x86 आर्किटेक्चर है और उस पर अगर हम कंपाइल कर रहे हैं तो हमारा असेंबली फाइल जो बनेगा वो किसके लिए बनेगा, x86 के लिए बनेगा। जो नॉर्मली हम लोग लैपटॉप यूज करते हैं तो मॉडर्न जितने भी लैपटॉप है उसमें जनरली हमारा x86 ही आर्किटेक्चर होता है। इसलिए जब कभी भी हमें किसी हार्डवेयर पे काम करना होता है तो ये बोला जाता है कि जब भी हम, क्योंकि देखो सोर्स कोड का डेवलपमेंट तो हमारे होस्ट पीसी पे ही होगा, हमारे सिस्टम पे ही होगा जो कि x86 आर्किटेक्चर पे बेस्ड है। तो अगर हम इस पर अपने सोर्स कोड को कंपाइल करते हैं और चाहते हैं कि उसको एग्जीक्यूट कराए किस पर, हार्डवेयर पे, और हार्डवेयर पे अगर मान के चलो आर्म आर्किटेक्चर है तो एट द टाइम क्या होगा, हमारा वो सोर्स कोड एग्जीक्यूट वहाँ पर नहीं होगा क्योंकि वो x86 के लिए कंपाइल हुआ है। उसका असेंबली फाइल जो है इसके लिए है, तो जो ऑब्जेक्ट फाइल बनकर जो हमारा एग्जीक्यूटेबल फाइल बनेगा वो केवल इसी आर्किटेक्चर पे ही रन करेगा। ओके, वो कभी भी दूसरे आर्किटेक्चर पे हमारा रन नहीं करने वाला है। इसलिए बोला जाता है कि हमारा टारगेट, हम जिस पर भी अपने सोर्स कोड को रन करना चाहते हैं उसके लिए क्रॉस कंपाइलर डाउनलोड करते हैं और उससे कंपाइल करते हैं। एक होता है क्या, कंपाइलर नॉर्मल। इट मीन्स व्हाट, कि हम अगर मान के चलो हमारा जो टारगेट है कि एग्जीक्यूटेबल फाइल जो बनेगा हमको सेम सिस्टम पे ही रन करना है तो तुम वहाँ नॉर्मल जीसीसी से कंपाइल कर लो। लेकिन अगर तुम्हें पता है कि ये सोर्स कोड तुम्हारा किसी दूसरे आर्किटेक्चर पर रन होगा तो तुम्हें उसके लिए क्रॉस कंपाइलर यूज करना पड़ेगा और तब तुमको कंपाइल करना पड़ेगा। उसके बाद जो हमें एग्जीक्यूटेबल फाइल मिलता है उसको हम लोग फ्लैश करते हैं बोर्ड में और वो वहाँ एग्जीक्यूट होता है। तो इस बात को ध्यान रखना कि जो हमारा असेंबली फाइल बनता है वो आर्किटेक्चरल डिपेंडेंट होता है। अब हम बात करते हैं कि जब हमें यहाँ से असेंबली फाइल मिल गया तो असेंबलर आता है। असेंबलर क्या करेगा, हमारा जैसा मैंने फ्लो बनाया था उसमें नेक्स्ट स्टेज क्या था, कंपाइलर का असेंबलर था। असेंबलर क्या करता है कि .s फाइल से .o फाइल बनाता है, मीन्स व्हाट, ऑब्जेक्ट फाइल बनाता है, राइट। ऑब्जेक्ट फाइल बनाता है। ऑब्जेक्ट फाइल में जब हमारा बेसिकली ये ऑब्जेक्ट फाइल जब क्रिएट होता है तो इसके अंदर बहुत सारे इन्फॉर्मेशन होते हैं, जैसे कि .dss, ओके, अपर .text सेक्शन। मीन्स व्हाट, जब हमारा फाइनल एग्जीक्यूटेबल फाइल बनता है, जब हम उसको लोड करते हैं, जब रन करते हैं तो रैम में लोड होगा, ठीक है। रैम में जब लोड होता है तो एक सोर्स कोड मल्टीपल अलग अलग मेमोरी सेगमेंट में स्टोर होते हैं, वो हम लोग आगे बात करेंगे मेमोरी लेआउट में। तो ऑब्जेक्ट फाइल में हमें ज़्यादा नहीं देखना है, मैं ऑब्जेक्ट फाइल समझो कि जब असेंबलर उसको आगे प्रोसेस करता है तो ऑब्जेक्ट फाइल को जनरेट करता है। अब ये ऑब्जेक्ट फाइल जो होता है हमारा लिंकर यूज करता है। लिंकर का काम क्या होता है, देखो लिंकर का पहला काम क्या होता है, कंबाइन मल्टीपल ऑब्जेक्ट फाइल। ओके, सेकेंड काम क्या होता है, लिंक हेडर्स, लिंक लाइब्रेरीज। लिंक लाइब्रेरी, यहाँ लाइब्रेरी का हम बात कर रहे हैं तो लाइब्रेरी हमारा दो टाइप का होता है, वो हो सकता है स्टैटिक लाइब्रेरी या डायनेमिक लाइब्रेरी। एग्जांपल्स मैं बताऊंगा। स्टैटिक लाइब्रेरी का जो एक्सटेंशन होता है वो .a होता है और डायनेमिक लाइब्रेरी का जो एक्सटेंशन होता है वो .so होता है। ओके, तो मेन काम जो होता है लिंकर का वो ये होता है कि अगर मल्टीपल ऑब्जेक्ट फाइल बने हैं तो उनको आपस में कंबाइन करो और जो लाइब्रेरीज हैं, जो जिस लाइब्रेरी की हमें ज़रूरत है उसको ऑब्जेक्ट फाइल में लिंक कर दो। और फाइनल लिंक करने के बाद हमें ये क्या बना के देता है,
एग्जीक्यूटेबल .exe फाइल बना के देता है जिसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। अब थोड़ा समझते हैं कि कंबाइन मल्टीपल ऑब्जेक्ट फाइल का मतलब क्या है। सपोज करो तुम्हारा एक सोर्स फाइल है 8.c, ओके, और यहाँ पे एक फाइल है function.c। अब तुमने इसके अंदर क्या लिखा, इंट, जस्ट अ मिनट, तुमने इसमें लिखा हैज़ इंक्लूड studio.h। कमेंट में आप लोग बताइएगा कि हम ये लाइब्रेरी क्यों, ये हेडर फाइल हम क्यों इंक्लूड कर रहे हैं, ओके। और जब प्री प्रोसेसर जो होता है, जब इसको प्री प्रोसेस करता है तो क्या होता है इसके जगह पे, देन हमने लिखा इंट एड इंट ए कॉमा इंट बी। हमने यहाँ पे एक फंक्शन डिक्लेयर कर लिया और अभी हम यहाँ लिख रहे हैं इंट मेन, और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर लिख रहे हैं इंट सम इक्वल टू व्हाट, एड 5,6, यहाँ पे रिटर्न 0 क्लोज। देखो हो सकता है जो न्यू लोग हैं, जो फर्स्ट टाइम सी पढ़ रहे हैं, उनको ये सब समझ में ना आ रहा हो कि क्या है क्या नहीं है, ओके। सो ये जस्ट मैं एक नॉर्मल एग्जांपल ले रहा हूँ कोड का, हम लोग आगे समझेंगे कि कोड लिखा कैसे जाता है, ठीक है। तो देखो कोड लिखने का नॉर्मल क्या होता है कि हम हेडर फाइल पहले इंक्लूड करते हैं। अब हमें अगर कोई फंक्शन यूज करना है तो हम फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। तो इस फंक्शन का मतलब क्या है कि ये फंक्शन का नाम हमने दिया ऐड, इसका रिटर्न टाइप क्या होगा, इंटीजर, ओके। और इसमें दो हम पैरामीटर पास कर रहे हैं, दो इंटीजर वैल्यू पास करेंगे। देखो यहाँ पे हमने फंक्शन नाम लिखा और यहाँ पे दो इंटीजर वैल्यू पास कर रही थी, ये दोनों कहाँ जाके स्टोर होंगे, इन दोनों में। अब इसका कहीं ना कहीं डेफिनेशन होगा, उस पर आते हैं। ये हमारा इंट में ना, जब कोड हमारा एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करता है ना, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है। तो सबसे पहले क्या होगा, ये एग्जीक्यूट होगा, फिर रिटर्न 0, फिर क्लोज ब्रैकेट। और तुमने इस फाइल में क्या लिखा है, इंट एड इंट ए कॉमा इंट बी, कर्ली ब्रैकेट, रिटर्न ए प्लस बी। मतलब जो ये फंक्शन बना है वो फंक्शन काम क्या करेगा, वो इस फाइल में हमने बताया है, ठीक है। तो हमारे पास दो फाइल है, दो सी फाइल है। तो जब हम कंपाइल करेंगे तो इसको भी कंपाइल करेंगे, इसको भी कंपाइल करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, दो ऑब्जेक्ट फाइल मिलेगा। जितने भी .c फाइल हम कंपाइल करेंगे वो कंपाइलेशन स्टेजेस से जाएंगे। कंपाइलेशन स्टेज में हम क्या समझे कि लिंकर क्या हमारा .ऑब्जेक्ट फाइल पहुंचता है, तो इसका भी एक .o फाइल आएगा। सपोज करो इसका भी एक डॉट फाइल बन के आया, .o फाइल 8.o, इसका बन के आया function.o। अब लिंकर क्या करेगा, लिंकर सबसे पहले इस फाइल को ओपन करेगा, इसमें उस क्या देखेगा कि यहाँ पर एक हम ये फंक्शन यूज कर रहे हैं जिसका डेफिनीशन इस फाइल में नहीं है, 8.c में कहीं पर भी इसका डेफिनीशन नहीं है। तो लिंकर क्या करेगा, ढूंढना स्टार्ट करेगा कि क्या कोई और भी ऑब्जेक्ट फाइल है जिसमें इस ऐड का डेफिनीशन है। तो उसको क्या मिलेगा कि function.o करके भी एक हमारा ऑब्जेक्ट फाइल बना है, इसमें इस फंक्शन का डेफिनीशन है। तो लिंकर क्या करेगा, इन दोनों को लिंक करेगा। लिंकर क्या करेगा, इन दोनों फाइल को लिंक करेगा। हमें बताना पड़ेगा उसे कि ये दो फाइल हैं, इनको लेकर कंपाइल करो। तो पूरा जब कंपाइलेशन होगा तो लिंकर क्या करेगा, इन दोनों फाइल को ऐड करेगा। तो ये जो सिनेरियो है ना, इसको बोलते हैं अनडिफाइंड सिंबल। यहाँ पे हमने एक सिंबल यूज किया, ठीक है। हमने जैसे बात किया कि जब हमारा कंपाइलर स्टार्ट होता है तो कंपाइलर क्या करता है, लेक्सिकल एनालिसिस करता है, जिसमें सभी लाइन को वो मीनिंगफुल स्मॉल पार्ट में ब्रेक कर देता है, जिसको टोकन बोलते हैं। तो कंपाइलर क्या करेगा, इसको भी ब्रेक करेगा। तो उसको ये दिखेगा कि ये जो सिंबल है उसका डेफिनेशन कहीं नहीं है, तो लिंकर इसको मार्क करेगा अनडिफाइंड सिंबल, और फिर इसका डेफिनेशन ढूंढना स्टार्ट करेगा और ढूंढकर उस ऑब्जेक्ट फाइल को भी इसके साथ लिंक करेगा। तो इसलिए मैंने लिखा है कि कंबाइन मल्टीपल ऑब्जेक्ट फाइल इफ इट इज देयर ड्यूरिंग द लिंकर टाइम, ओके। अब लिंक लाइब्रेरीज का मतलब क्या होता है, देखो हो सकता है कि यूजर अपना खुद का लाइब्रेरी बना ले, ठीक है, या फिर जो बाय डिफ़ॉल्ट जो लाइब्रेरी इनबिल्ट है उसका यूटिलाइजेशन हो। तो अब लाइब्रेरी दो टाइप की हो सकती है, स्टैटिक या डायनेमिक।
स्टैटिक लाइब्रेरी क्या होता है, जब लिंकर स्टैटिक लाइब्रेरी को लिंक करता है तो स्टैटिक लाइब्रेरी के पूरे कंटेंट को उठाकर वो एग्जीक्यूटेबल फाइल में कॉपी कर देता है। ओके, जबकि डायनेमिक जो लाइब्रेरी होती है उसको लिंकर क्या करता है, उसके पूरे कंटेंट को उठा के वो एग्जीक्यूटेबल फाइल में कॉपी नहीं करता है, रन टाइम पे ज़रूरत के हिसाब से उसको यूज करता है। अब उससे क्या हुआ कि स्टैटिक लाइब्रेरी अगर इंक्लूड हो रहा है तो एग्जीक्यूटेबल फाइल की साइज बड़ी बन जाएगी, और डायनेमिक अगर लाइब्रेरी यूज हो रहा है तो साइज ऑफ एग्जीक्यूटेबल फाइल क्या होगा, छोटा हो जाएगा। तो ये क्यों मैटर करता है? मैटर इसलिए करता है कि हमें पता है कि जितने भी हमारे कोड है वो सब कहाँ रन होंगे, रैम में रन होंगे। हमें कम से कम रैम की मेमोरी यूज करनी है जिससे वो एग्जीक्यूट फास्ट हो, मल्टीपल नंबर ऑफ प्रोसेस हम और प्रोग्राम हम उसमें रन कर पाए, क्योंकि सीपीयू जो होता है वो सीपीयू रैम में पड़े जितने प्रोग्राम होते हैं उनको ही एग्जीक्यूट कर सकता है। सीपीयू को नहीं पता कि हमारा जो सेकेंडरी मेमोरी सिस्टम में है, जो परमानेंट डेटा को रखता है, उसमें क्या है, उससे उसको मतलब नहीं है। और रैम का जो साइज होता है छोटा होता है क्योंकि वो कॉस्टली होता है। तो हम हमेशा कोशिश करते हैं कि अगर ज़रूरत नहीं है तो हम डायनेमिक लाइब्रेरी को ही यूज करें एज कम्पेयर टू द स्टैटिक लाइब्रेरी, जिससे एग्जीक्यूटेबल फाइल छोटा हो और कम से कम मेमोरी ऑक्यूपाई करे। सो आई होप आप लोग को स्टैटिक एंड डायनेमिक लाइब्रेरी क्लियर हुआ होगा। ये दो चीज़ करने के बाद लिंकर क्या करता है, एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाकर दे देता है। अगर आप लोग को ये इसके बारे में और डेप्थ में जानना है कि हम कैसे स्टैटिक या डायनेमिक लाइब्रेरी खुद बना सकते हैं, यूजर कैसे बनाता है, तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। सो फाइनली ये सब हमारा रहा क्या, कंपाइलेशन स्टेज। अब आगे बात करते हैं हम लोग कि क्या होता है जब हम अपने एग्जीक्यूटेबल फाइल को एग्जीक्यूट करते हैं। सपोज करो हमारा एग्जीक्यूटेबल फाइल बना a.out, जब हम रन करते हैं तो क्या होता है उसको हम समझेंगे और फिर वहीं पे देखेंगे कि मेमोरी लेआउट का कॉन्सेप्ट क्या है, राइट। तब तक अगर किसी को इसमें कोई दिक्कत है, कोई सजेशन है, कोई क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो देखिए होता क्या है कि अगर मैं थोड़ा सा आपको ओएस का जानकारी दूँ, मेमोरी का जानकारी दूँ, तो सपोज करो ये हमारा जो सेक्शन है वो अगर सीपीयू है, ठीक है। यहाँ पर मान लो हमारा क्या है, कैचे है, और यहाँ पे हमारा क्या है, रैम है, और ये हमारा क्या है, सेकेंडरी मेमोरी है जो परमानेंट मेमोरी कहलाती है, जो एसएसडी आपकी हो सकती है या फिर हार्ड डिस्क हो सकता है। जब हमारा प्रोग्राम बन जाता है तो क्या होता है, सपोज देखो हमारा प्रोग्राम सपोज करो P1 है, ठीक है, और इसका एग्जीक्यूटेबल फाइल मान के चलो बन गया है, तो वो भी कहाँ स्टोर होगा, वो भी हमारा परमानेंट स्टोर होगा हमारे सिस्टम में। ऐसा तो है नहीं अगर हम फाइल को सेव कर रहे हैं और एग्जीक्यूट कर रहे हैं, जो एग्जीक्यूटेबल फाइल होगा वो आपके लैपटॉप पे हमेशा प्रेजेंट होगा, जब तक आप उसको डिलीट ना कर दो। तो कहाँ होगा, सेकेंडरी मेमोरी में होगा। सपोज a.out इज क्रिएटेड, यानी ये यहाँ पे स्टोर है। अब जैसे ही आप इसको एग्जीक्यूट करते हो ना, ये कमांड रन करके, ये क्या होता है, ये आपका लोड हो जाता है रैम में, क्योंकि सीपीयू केवल रैम तक ही देख सकता है। सीपीयू कैचे को एक्सेस कर सकता है या सीपीयू रैम को एक्सेस कर सकता है, इसके बाद कोई भी मेमोरी है ना, सीपीयू उसको नहीं जानता है। तो सीपीयू का ही काम है ना हर चीज़ को एग्जीक्यूट करना। तो आपका जो भी कोड होगा या फिर जो भी सोर्स कोड है या प्रोग्राम है वो कौन एग्जीक्यूट करेगा, सीपीयू एग्जीक्यूट करेगा। तो सीपीयू को तो पता चलना चाहिए ना कि आपका प्रोग्राम है कहाँ, क्योंकि एग्जीक्यूटेबल फाइल में क्या होता है, इंस्ट्रक्शन होता है हमारा, राइट, हमारा वहाँ पे इंस्ट्रक्शन होता है। तो वो इंस्ट्रक्शन 1 बाय 1 रीड करता है, एग्जीक्यूट करता है। तो ये जो है आपका वो रैम में लोड होता है। अब रैम में कैसे लोड होता है उसको अब मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है, जिसका नाम होता है मेमोरी लेआउट। मेमोरी लेआउट इन सी। तो कोई भी जो आपका प्रोग्राम होता है वो आपका कुछ इस तरीके से लोड होता है। जस्ट अ मिनट, मैं आपको ये डायग्राम बनाकर फिर एक्सप्लेन करता हूँ जिससे टाइम सेव हो जाए। सो इधर देखिए, ये आपका है मेमोरी लेआउट, ओके।
सो जो भी हमारा फाइनल जो एग्जीक्यूटेबल फाइल बनता है ना, उसके अंदर जो भी डेटा होता है, इंस्ट्रक्शन होता है, जो भी चीज़ें होती हैं, वो कुछ इस तरीके से मतलब इतने सारे सेक्शन में उसके सारे चीज़ें स्टोर होती हैं। अब देखो कैसे समझो। जैसे पहला सबसे नीचे वाला सेक्शन क्या हो, जिसको बोलते हैं हम लोग टेक्स्ट सेक्शन। मतलब हमारे कोड में जितने भी इंस्ट्रक्शन लाइन है या फिर जितने भी टेक्स्ट हैं वो सब स्टोर होंगे इस वाले मेमोरी रीजन में, जो कि रीड ओनली मेमोरी होता है। ओके, मतलब इसमें हम राइट नहीं कर सकते, ये केवल रीड ओनली मेमोरी होता है। नेक्स्ट जो होता है उसको बोलते हैं डेटा सेक्शन। अब डेटा सेक्शन जो होता है फर्दर डिवाइड होता है दो पार्ट में। हमारे पास जो डेटा होता है वो डेटा मीन्स वहाँ पे वेरिएबल जो हम डिक्लेयर करते हैं, हो सकता है कि वेरिएबल में हम वैल्यू इनिशियलाइज कर रहे हैं स्टार्टिंग में, या फिर उसको इनिशियलाइज नहीं कर रहे हैं। तो एक होता है कि अनइनिशियलाइज हो या इनिशियलाइज हो। अब इसमें हम किस टाइप के वेरिएबल को स्टोर करते हैं। अगर हम स्टैटिक या ग्लोबल कोई वेरिएबल अगर डिक्लेयर करते हैं, वो कहाँ जाके स्टोर होगा, वो इन दोनों में स्टोर होगा, डिपेंडिंग ऑन कि वो अनइनिशियलाइज है या इनिशियलाइज है। जो अनइनिशियलाइज होते हैं उनको हम लोग BSS भी बोलते हैं। अभी यहाँ पे एक मज़ेदार बात बताता हूँ, वो ये कि जैसे अगर आपने एक ग्लोबल वेरिएबल बनाया इंट a, अब ये इनिशियलाइज नहीं है, तो कंपाइलर क्या करेगा, इसकी वैल्यू तो इनिशियलाइज करेगा नहीं, वो इसकी वैल्यू तो इनिशियलाइज होगा नहीं और इसकी वैल्यू स्टोर भी नहीं होगी हमारी एग्जीक्यूटेबल फाइल जो बनेगा। अब होता क्या कि जैसे ही आप प्रोग्राम को रन करते हो ना, तो OS क्या करता है, इसके डिफ़ॉल्ट वैल्यू को स्टोर कर देता है। मतलब डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ a स्टोर। सो अगर ये ग्लोबल वेरिएबल है तो ग्लोबल वेरिएबल का डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। मीन्स OS क्या करेगा, इस a में 0 स्टोर कर देगा। याद रखना, ड्यूरिंग द एजुकेशन टाइम आवर अनइनिशियलाइज्ड ग्लोबल और स्टैटिक वेरिएबल विल बी इनिशियलाइज्ड बाय 0 बिकॉज 0 इज अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ स्टैटिक एंड ग्लोबल वेरिएबल। कौन असाइन करता है, तो हमारा OS असाइन करता है, कंपाइलर नहीं करता है। ओके, और इनिशियलाइज डेटा का मतलब क्या हो गया, ऑलरेडी इसमें वैल्यू इनिशियलाइज है। सपोज अगर आप ऐसे यूज कर रहे हो इंट a = 5, तो जब कंपाइलर इसको एग्जीक्यूट करेगा तो क्या करेगा, वो a वाले वेरिएबल में 5 वैल्यू को इनिशियलाइज कर देगा। इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि दोनों डिफरेंट टाइप के हैं, मतलब अनइनिशियलाइज और इनिशियलाइज, इनको अलग अलग सेक्शन में स्टोर किया जाए, जिससे OS को पता चले कि जो भी अनइनिशियलाइज सेक्शन में है उनके वैल्यू को हमें रन टाइम पे इनिशियलाइज करना है उनके डिफ़ॉल्ट वैल्यू से। अब आता है नेक्स्ट इज नॉन एज ए हीप सेक्शन। ये मेमोरी उसके लिए एलोकेट होती है अगर हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। सी में आगे आप पढ़ोगे डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, जहाँ पे हम रन टाइम पे मेमोरी एलोकेट करते हैं। राइट, हम एरे बनाते हैं, एरे क्या होता है, फिक्स साइज का होता है। राइट, हम पहले डिक्लेयर कर देते हैं कि इस एरे में 10 एलिमेंट होगा, बट सपोज करो कि अगर रन टाइम में हमें पता चले कि उसमें 10 नहीं केवल 8 वैल्यू स्टोर होगा, तो 2 मेमोरी जो है वो वेस्ट हो जाएगी। या फिर हमें पता चला कि रन टाइम पे हमें उसको ज़्यादा करना है, तब भी दिक्कतें नहीं हो पाएगा। तो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन जो कॉन्सेप्ट होता है वो इसलिए बनाया गया कि अगर रन टाइम पे हमें डिसाइड होता है कि कितना मेमोरी एलोकेट करना है अकॉर्डिंग टू यूज़र इनपुट। ओके, सपोज यूज़र चाहता है कि 5 स्टूडेंट स्टोर कराऊँ, तो 5 स्टूडेंट के लिए ही मेमोरी एलोकेट करेगा। राइट, सॉरी। तो जैसे कि डायनेमिक मेमोरी के लिए हम फंक्शन यूज करते हैं, मैलोक, कैलोक, लाइक दैट। सो जब हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे तब वहाँ पर हम डिटेल में समझेंगे। बस आप इतना याद रखो कि हीप सेक्शन इज रिजर्व फॉर अ डायनेमिक मेमोरी एलोकेशंस। ओके, अब नेक्स्ट क्या होता है, ये फ्री मेमोरी होती है। क्यों होती है मैं बताऊंगा। लास्ट में ऊपर क्या होता है, स्टैक मेमोरी होता है। स्टैक में क्या होता है, आप जैसे कोई वेरिएबल, जैसे कि आपको अगर ग्लोबल वेरिएबल के बारे में अगर आइडिया हो, तो सपोज करो कि अगर ये हमारा कोड है, अगर अच्छा मैं आपको एग्जांपल से बताऊंगा, बस आप इतना समझो कि जो भी ऑटो या लोकल वेरिएबल होता है वो स्टोर होता है स्टैक में, या फंक्शन पैरामीटर, फंक्शन में जो हम आर्गुमेंट पास करते हैं वो यहाँ स्टोर होता है, फंक्शन रिटर्न यहाँ स्टोर होता है, और भी चीज़ें इसमें स्टोर होती है। तो हमारे कोड में यही सब चीज़ें होंगी, उन सब के हिसाब से हमारा अलग अलग सेक्शन में अलग अलग चीज़ें स्टोर होती हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं मेमोरी लेआउट इन सी। और इंटरव्यू में ये फेवरेट टॉपिक होता है फ्रॉम द फ्रेशर और एक्सपीरियंस दे आर एक्सपेक्टेड कि आप उनको एक्सप्लेन करो कि जब आपका एग्जीक्यूटिव फाइल जब रन करते हो तो मेमोरी में स्टोर कैसे होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको
आना चाहिए समझ में। और ये जो चीज़ मैंने बताया है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, ये आपको समझना चाहिए कि जब इनिशियलाइज हो और इनिशियलाइज में क्या बेसिक डिफरेंस होता है। ठीक है, मैं क्या जा रहा हूँ, मैं एक कोड लिखने जा रहा हूँ जिस कोड में थोड़ा सा मैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का फंक्शन भी यूज करूँगा। कोड समझने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं वहाँ पर आपको बताऊँगा कि कोड को देख के कैसे पता करेंगे कि कहाँ पे क्या क्या वैल्यू स्टोर होंगी, जिससे आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर हो, समझ में आ जाए कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। ये रहा आपके सामने कोड जिसको हम समझेंगे कि ये कैसे इस मेमोरी लेआउट में स्टोर होता है। तो देखो, सबसे पहले तो तुम्हें आइडेंटिफाई करने आना चाहिए मेन फंक्शन के ऊपर अगर हम कोई वेरिएबल अगर डिक्लेयर करते हैं तो उसको ग्लोबल बोलते हैं। ओके, और जैसे दूसरा मैंने बताया था स्टैटिक, तो स्टैटिक के लिए हम स्टैटिक कीवर्ड यूज करते हैं, स्टैटिक मॉडिफायर यूज करते हैं बेसिकली टू टेल दैट कि ओके स्टैटिक y इक्वल टू 6 मीन्स हमने y एक स्टैटिक वेरिएबल हमने बनाया है यहाँ पर। 1 मिनट, इट इज स्टैटिक इंट। ओके, सो लाइक दिस। अब समझते हैं कि कैसे ये स्टोर होगा। तो सबसे पहले ये दोनों क्या है, हमारा मेन फंक्शन के ऊपर है, मतलब दोनों क्या है, हमारा ग्लोबल वेरिएबल है, एंड उसमें ये क्या है, अनइनिशियलाइज है, अनइनिशियलाइज वैल्यू है, और ये हमारा क्या है, ग्लोबल वेरिएबल है जो कि इनिशियलाइज है। अब मुझे इसके हिसाब से देख के बताओ, ये जो डेटा है वो तो जाएगा किस में, डेटा सेक्शन में ही जाएगा। ओके, क्यों? क्योंकि डेटा सेक्शन हमारा ग्लोबल वेरिएबल स्टोर करता है। अब इसमें इंट ए जो है वो क्या अनइनिशियलाइज है, तो वो किस में स्टोर होगा, इसमें BSS में। ये कहाँ स्टोर होगा, BSS में स्टोर होगा। जो इनिशियलाइज है वो कहाँ स्टोर होगा, तो वो हमारा इनिशियलाइज डेटा सेक्शन के इनिशियलाइज पोर्शन में स्टोर होगा, राइट। अब अगर इसका बात करो तो ये दोनों क्या है, स्टैटिक है। हमें पता है कि स्टैटिक भी कहाँ स्टोर होता है, हमारा वो डेटा सेक्शन में स्टोर होता है। तो यहाँ पर ये स्टैटिक जो है इनिशियलाइज है, तो ये कहाँ जाएगा, हमारे इनिशियलाइज वाला सेक्शन में जाएगा। अब स्टैटिक जो ये है, जो स्टैटिक इंट जेड, ये अनइनिशियलाइज है, तो ये कहाँ जाएगा, BSS सेक्शन में जाएगा। ऐसे करके पता करते हैं कौन सा चीज़ कहाँ पे स्टोर होगा। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया है। मैंने क्या बोला था कि जो भी फंक्शन का हमारा जो भी पैरामीटर होगा वो कहाँ स्टोर होगा, स्टैक में स्टोर होगा। अब यहाँ जो रिटर्न आ रहा है वो भी कहाँ स्टोर होगा, हमारा स्टैक में हमारा स्टोर होगा। अब आते हैं मेन फंक्शन में। तो देखो, इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं ना, वो कोई भी फंक्शन हो, अगर कर्ली ब्रैकेट के अंदर कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं तो उसको ऑटो या लोकल वेरिएबल बोलते हैं। और ऑटो और लोकल वेरिएबल कहाँ स्टोर होता है, तो स्टैक में स्टोर होता है। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये रिटर्न टाइप स्टोर करेगा किसका, इस फंक्शन का। तो फंक्शन रिटर्न कहाँ स्टोर होता है, स्टैक में स्टोर होता है हमारा। नेक्स्ट क्या है, हमने एक डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का फंक्शन लिखा, लाइन लिखा, जो कि हमारा एक मेमोरी एलोकेट करेगा, डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करेगा। तो इसका मतलब ये कहाँ स्टोर होंगे, ये कहाँ मेमोरी एलोकेट होगी, तो हीप सेक्शन में एलोकेट होगी। अब यहाँ पे हम फ्री लगा दिए, तो फ्री क्यों करते हैं, जब हम मेमोरी डायनेमिकली एलोकेट करते हैं तो उस मेमोरी को फ्री करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप फ्री नहीं करोगे तो मेमोरी लीक का इशू आता है। ठीक है, यहाँ पे हम रिटर्न करा दिए। तो ये हमारा कोड था, कोड को देख के हम समझे कि कौन सा चीज़ कहाँ पे स्टोर होगा। अब यहाँ पे ये समझ लेते हैं कि ये फ्री मेमोरी का सेंस क्या है। देखो, हीप क्या होता है, हीप और स्टैक दोनों रन टाइम में इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। तो ये हीप जो होता है वो ऊपर की तरफ इंक्रीज करता है, और जो स्टैक होता है वो नीचे की तरफ इंक्रीज करता है। जब भी ये दोनों अगर आपस में कोलाइड कर गए या ओवरलैप कर गए तो हमें हमारा क्या होता है, समटाइम प्रोग्राम हमारा क्रैश हो जाता है, या फिर हमें क्या होता है, जैसे स्टैक ओवरफ्लो, या फिर बोल सकते हो आपकी मेमोरी करप्शन और आउट ऑफ बाउंड्री मेमोरी, ये सब एरर देखने को मिलता है। क्योंकि अगर हम सही तरीके से अगर मेमोरी यूज ना करें, डायनेमिक मेमोरी और स्टैक, देन ये सब इशू देखने को मिलता है। इसलिए फ्री मेमोरी थोड़ा रखा जाता है, जिससे रन टाइम में अगर ये इंक्रीज हो तो एटलीस्ट मैनेज हो जाए। तो ये पूरा कहानी आपका रहा मेमोरी लेआउट्स इन सी। आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि क्या आपको ये मेमोरी लेआउट इन सी समझ में आया
या नहीं आया। ओके, कोई भी फीडबैक हो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। तो नेक्स्ट जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो होगा हमारा किस पर। अगर आपके पास कोई टॉपिक है कि मुझे इस स्पेशल टॉपिक पे ही नेक्स्ट वीडियो चाहिए या फिर आपको उसके बारे में जानना है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। नहीं तो मैं इसके बाद आपका स्टार्ट करूँगा डेटा टाइप्स। ओके, डेटा टाइप फिर ऑपरेटर पे हम लोग मूव करेंगे। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी है, आप मुझसे मतलब कमेंट कर सकते हो, मैं वहाँ आपको रिप्लाई दूंगा। सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।